3 डिविजन है। आई गेस आप लोग के डिविजन के बारे में पता है। एक जो हम लोग अभी तक ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज योर एफए, जिसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं, दैट्स योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जनरली इसलिए बनाया जाता है सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न बाय द कंपनी और द बिजनेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। So I would say financial account is more related towards the financial aspect. ठीक है, दूसरा तुम लोग का अकाउंट था एमए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली दिस इज अकाउंट 3, लेकिन जैसे आप लोग को समझाने के लिए कि ओके आई पुट इट हियर, वेट। सो यू हैड योर एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी एमए क्यों किया गया था, ये किया है मैनेजर्स के लिए। सो फॉर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, अब देखो एक बात समझो कि ये ऐसा है कि एक मैनेजमेंट फॉर फर्म, या तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन बनाती है। ठीक है, अब मेडिसिन बनाने वाला जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके जो मैनेजर्स या डायरेक्टर्स है, जरूरी नहीं है कि उनको अकाउंट्स आता हो। तो to present them the financial statement in such a way कि उनको डिसीजंस लेने में बेनिफिट्स मिले, तो we dealt with management accounting. You had your financial accounting, you had your management accounting. Then there came your cost accounting. ये अकाउंट्स का सेकेंड ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो तुमको थर्ड ईयर में पढ़ने मिल रहा है। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, एनी फर्म which is selling goods or rendering services, the main motive or the main aim of the firm to do business is क्या है, क्या aim है बिजनेस का? प्रॉफिट। प्रॉफिट, डेफिनेटली। कोई भी बिजनेस कोई भी फर्म जब बिजनेस कर रहा है, उसका मेन एम, मेन रीजन बिजनेस करने का है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, मतलब एक बहुत ही आसान भाषा के अंदर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट। मतलब तुम्हारा प्रॉफिट इज इक्वल टू योर सेल्स माइनस कॉस्ट। बराबर क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग में इस पर काम करना है, ऑन द कॉस्ट। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर ये बोलो कि एक पर्टिकुलर सर्विस देने के लिए हमें कितना खर्चा, कितना एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तब कॉस्ट क्या होता है वो समझ में आया? ओके, इन अ वेरी सिंपल टर्म, कॉस्ट क्या है? इट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फॉर सर्विंग अ पर्टिकुलर सर्विस, फॉर रेंडरिंग अ सर्विस। तो सर्विस देने के लिए, वो सर्विस हम दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर सर्विस देने में हमको कितना खर्चा आ रहा है, या एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्या होता है समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर विथ यू राइट नाउ। ठीक है, तो दैट इज कॉस्ट। अभी कॉस्ट क्या है ये समझा, लेकिन कॉस्टिंग क्या है? डिफरेंस है क्या कॉस्ट और कॉस्टिंग के अंदर? क्या लगता है तुम लोगों को? एनी कमेंट्स? कौन कौन है यहाँ पे? ओके, मुस्कान कोई कमेंट? कॉस्टिंग और कॉस्ट में कोई फर्क है क्या?
Okay, what is the difference? I can unmute करके बोलो. सब पता नहीं. Oh God, this is अच्छा मतलब difference है, लेकिन अपने को पता नहीं. Okay, very honest, very good answer, very honest answer. कौन है यहाँ पे? हेमल, ट्राई करोगे? सर कॉस्टिंग एक प्रोसेस, कॉस्ट को डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस है. ओके ओके, हाउ अबाउट दिस? कॉस्ट क्या है तुमको समझ में आया? बराबर. एक प्रोडक्ट को या सर्विस को रेंडर करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेचने के लिए तुमको कितना खर्चा आ रहा है, कितना एक्सपेंस तुम इनकर कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट. इस एक्सपेंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना इज कॉस्टिंग. सिंपल, समझा? वेरी सिंपल. कॉस्ट क्या है एंड कॉस्टिंग क्या है, ठीक है? सो व्हाट यू आर डूइंग हियर इन कॉस्ट अकाउंटिंग, वी विल बी लर्निंग अबाउट रिकॉर्डिंग वेरियस कॉस्ट. इस तरीके से हम लोग कॉस्ट को, अलग अलग कॉस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो यू विल बी गेटिंग द नोट्स फॉर कॉस्टिंग. ओके, या आई हैव द नोट्स फॉर यू विद मी ओवर हियर. ठीक है, ये पहले से मेरे कुछ नोट्स है यहाँ पे ऑलरेडी. दिस नोट्स विल बी शेयर्ड बाय यू बाय सर टुडे, आई होप. आज आपको मिल जाएगा आफ्टर द लेक्चर. ठीक है, तो इसके अंदर विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. अलग अलग कॉस्ट कैसे होते हैं, टोटल कॉस्ट क्या होता है. ओके, देन विल लर्न आल्सो अबाउट सम कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, बट माय मेन मोटिव ऑफ टुडेस लेक्चर इज टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली तुम कॉस्टिंग में क्या क्या करने वाले. ठीक है, सो एज डिस्कस्ड, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है. ठीक है, अब एक और चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज. आई वुड से दैट थिंग एज से एग्जांपल कॉस्ट कंट्रोल. अब कॉस्ट में कॉस्टिंग में फर्क है. कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल में फर्क है क्या? एक बात समझो. कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंट्रोल करना. ओके, कंट्रोल करना मतलब उसको मैनेज करो प्रॉपर्ली. सो कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है? देखो, बहुत लोगों के दिमाग में ना एक चीज आती है कि कॉस्ट कंट्रोल मतलब ये होता है सर कि कॉस्ट को कट करना है, हमको कॉस्ट कटिंग करना है. ये लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब ये होता है करके. ठीक है, एंड आई वुड से नॉट एग्जैक्टली द सेम. देखो, कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द कॉस्ट. तुम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हो. आइडेंटिफाई करने के बाद में उस कॉस्ट को तुम एनालाइज करते हो. एंड यू वुड वांट टू हैव द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट कॉस्ट. अगर तुम एक बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन होने के नाते तुमको किसी चीज के अंदर एक्सपेंडिचर करना है, फॉर एग्जांपल तुमको एक मशीन परचेस करना है, तुम कौन सा मशीन परचेस करोगे? सबसे महंगा है या जो सबसे सस्ता है? क्या देखोगे मशीन में? मशीन महंगा देखोगे, सस्ता देखोगे, या कुछ और देखोगे? क्या लगता है तुमको? सर उस मशीन के फीचर्स क्या है ऊपर, वो देखने. डेफिनेटली, दैट्स अ पॉइंट. महंगा सस्ता है बात की बात है, वो मशीन तुमको कितना कमा के देने वाला है, उसका रिटर्न्स कितना होने वाला है. इवन दैट इज इंपॉर्टेंट. बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है? वेरी फर्स्ट थिंग, बिजनेस किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट. बराबर. अब प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि कॉस्ट को कम करते चलो. कॉस्ट बढ़ भी रहा है तो उससे ज्यादा तुमको तुम्हारा रेवेन्यू, तुम्हारा सेल्स को बढ़ाना है. ये कॉस्ट से ज्यादा बढ़ेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा. ठीक है, इफ यू आर लुकिंग एट प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देख रहे हो तो इनिशियल में तुमको कॉस्ट शायद बढ़ा करना पड़ेगा. सो यू विल आइडेंटिफाई, एनालाइज करोगे उसको, और उसको एज पर प्लान तुम कॉस्ट को कंट्रोल करोगे. कंट्रोल करोगे मतलब क्या होता है? व्हाट यू विल डू इज आइडेंटिफाई करोगे, एनालाइज करोगे उसको, जो तुम लोग ने तुम्हारे जो डिसीजंस है, कॉस्टिंग डिसीजंस है, उसको इंप्लीमेंट करोगे. तुमने जो डिसाइड किया वो डिसीजंस को इंप्लीमेंट करोगे. अब ये डिसीजन के हिसाब से अगर तुम्हारा कॉस्टिंग का इफेक्ट, मतलब बोलते हैं ना, इंपैक्ट बराबर नहीं हो रहा है, then you will go to control, then you will go and make rectifications. उसके अंदर रिकंसिलिएशन करोगे कि भाई कॉस्टिंग हमने ऐसा प्लान किया था, जो एक्टिविटी हमने प्लान किया वो एक्टिविटी वैसे क्यों नहीं हो रहा है.
There comes the step to cost control. ठीक है, यहाँ पे आता है cost control. Now अभी हम लोग in broader terms बात करते हैं. Okay, we'll talk in very broad terms. Okay, cost को basically business के अंदर cost क्या होता है हम देख चुके हैं. अगर cost को divide करना है, you have to classify cost. अलग अलग हिसाब से classify करना है तुमको cost को. Okay, so in the notes there are different and various, there are like almost 4 pages of theory given to you on what exactly would be the process for costing क्या चीज costing में cover होता है. Okay, so there's a 4-page का पूरा theory given to you people. You can have a look into it later कि उसमें तुम लोग क्या चीज cover कर सकते हो costing के अंदर. फिलहाल we'll talk in a very broader sense कि जो cost है उसको तुम, अगर तुम एक प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम if you're a producer, if you're a manufacturer, तो कौन सी बेसिक चीजें हैं जिस पे तुम खर्चा करोगे. Let's have a very good discussion over it. डिस्कशन करते हैं. अगर तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, अब प्रोडक्शन करते वक्त तुम कौन सी चीजों पे खर्चा करोगे. रॉ मटेरियल. लगिए कॉस्ट किधर खर्च होगा तुम्हारा. रॉ मटेरियल. वेरी गुड. तो आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट हम लोग लेते हैं मटेरियल्स एंड मशीनरीज. Capital. capital, machineries. Okay, I'll write it over here again. Machinery जो लग रहा है तो capital is again the investment ना. तो तुमने मशीन में किया, बिल्डिंग में किया, whatever जो तुम कर रहे हो इन्वेस्टमेंट. और लेबर. लेबर. और वेरी गुड, लेबर. और क्या होता है सोचो. ट्रांसपोर्ट. ओके, ट्रांसपोर्ट. तो आई राइट दैट एज ओवरहेड्स, उसको हम लोग बोलेंगे, या वी कैन राइट इट एज अदर एक्सपेंसेस. हम लोग इसको एक्सपेंसेस. तो बेसिकली ये 3 वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारे, जो तुम्हारे प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता जाएगा. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन. दोनों में फर्क क्या है. मैंने मशीनरी को साइड में क्यों लिखा है, कैपिटल को साइड में क्यों लिखा है मैंने, और ये जो 3 कॉस्ट पे एक के नीचे क्यों लिखा है, इन दोनों में फर्क क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस, क्या बेसिक डिफरेंस दिख रहा है तुमको. सर ये सब मतलब चेंज हो सकते हैं बट वो Very कॉमन. good. ये सब चेंज हो सकता है. तो चेंज के लिए एक दूसरा वर्ड है, इसका हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकता है ना. और जो चेंज नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, फिक्स. बराबर. तो कॉस्ट के अंदर देयर आर सम कॉस्ट व्हिच आर वेरिएबल कॉस्ट, ओके, एंड देयर आर सम कॉस्ट व्हिच आर फिक्स्ड कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट होता है एंड फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है. अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर यू हैव मटेरियल्स, यू हैव लेबर, यू हैव ओवरहेड, एंड फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, या मशीनरी या जो भी तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो भी तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा बिजनेस चालू करने के लिए, वो तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है. समझा, ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट आता है. नाउ टेल मी दिस, इसमें सबसे ज्यादा तुमको फर्क क्या दिख रहा है. एक सबसे ज्यादा तुमने जो डिफरेंस बताया वो ये है कि भाई ये कॉस्ट जो है ये वेरिएबल है सर, ये चेंज होता रहेगा. ये कॉस्ट चेंज ही नहीं होता है. कब चेंज होता है ये कॉस्ट, इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्यों चेंज होता है, ये किसके हिसाब से चेंज होगा. कम ऑन, आई वांट इनपुट फ्रॉम एवरीवन यार. तुम लोग सब सर लोग कंज्यूमर डिमांड्स के अकॉर्डिंग. डिमांड. इसके ऊपर डिमांड. ओके, डिमांड के ऊपर. सो आई वुड से, और किसी को ऐड करना है कुछ. रुचिता आज कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है. मेरे को आवाज नहीं आ रहा बीच बीच में. ओ गॉड, अभी बोलो ना बेटा. अगर आवाज नहीं आ रहा है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, या आवाज नहीं आ रहा है, यू कैन रेज योर हैंड. अगर मैं नहीं सुन रहा हूं तो, आपका आवाज नहीं जा रहा मुझ तक तो, और एल्स अनम्यूट करके बोलो, ठीक है. सो तुमको ये वेरिएबल और फिक्स का फर्क समझ में आया क्या, क्या बता रहा था मैं. हाँ है? वो, हाँ समझा. अभी मेरा क्वेश्चन ये है
कि जब मैं इसको वेरिएबल बोलता हूँ इसका मतलब ये कि चेंज हो सकता है। ये फिक्स मतलब ये चेंज नहीं होता है। व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस? ये कब चेंज होता है? सोहम, पर मटेरियल की प्राइस अगर बढ़ गई तो वो चेंज हो सकते हैं, पर मशीन तो फिक्स रहते हैं ना। ठीक है, that's fine, वो भी हो सकता है, but there's something more that I'm expecting from people. और अच्छा, मुझे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल। से एग्जांपल के लिए हम लोग प्रोडक्शन करते हैं से शूज का। सो वी आर अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग शूज, और हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एक शिफ्ट में, ऑलराइट, सो आई जस्ट हैव अ इंस्ट्रक्शन टू पीपल। जब हम लोग बात करने के लिए, आप जब अनम्यूट करोगे, जब आपका बात होगा तो उसको वापस से म्यूट कर दो, ठीक है? ऑलराइट, नाउ एग्जांपल हम ले रहे हैं प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग? शूज का, ठीक है। अब हमारे कंपनी में या हमारे फैक्ट्री में शिफ्ट के हिसाब से काम होता है, ओके? हम लोग क्या करते हैं, हमारे एक टाइम पर से 100 वर्कर्स काम करते हैं एक शिफ्ट में। कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? 100। हमारा शिफ्ट है 8 आवर्स का, और 8 आवर्स में 100 वर्कर्स के साथ में हम लोग, समझे एग्जांपल के लिए, दिन के 5000 शूज बनाते हैं, 5000 पेयर ऑफ शूज, ठीक है, मतलब 10,000 शूज बनते हैं, 5000 पेयर ऑफ शूज बनाते हैं। क्लियर क्या? सिंपल। अब समझो कि मुझे बड़ा ऑर्डर मिला, आई हैव टू मेक 10,000 शूज। अब क्या करूं मैं? 10,000 शूज करना तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वर्कर्स बढ़ा सकता हूं मैं प्लस 100, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर दिया मैंने 8 आवर्स का। अब इन लोग ने 5000 बनाया, तो भाई मेरा कितना शूज बन गया टोटल? 10,000 हो गया। और एक ऑर्डर मिला मुझे फिर से 5000 शूज का, फिर मैंने बढ़ा दिया, फिर 8 आवर्स का काम किया, फिर 5000 बढ़ाया। मुझे शू बनाने के लिए, समझो मेरे फैक्ट्री में 4 मशीन्स था, वो चारों मशीन मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब जब पहले फर्स्ट एक ही शिफ्ट चलता था 8 आवर्स का, सिर्फ 5000 शूज बनता था, मुझे ऑर्डर मिला, बोला सर और शूज चाहिए 5000। तो हम लोग ने क्या किया, आज के बदले में अभी क्या किया, 100 वर्कर्स थे, हम लोग ने और 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया, और 8 घंटा शिफ्ट चलाया, और 5000 शूज बनाया, और 100 वर्कर्स बढ़ा के फिर 8 घंटा एम्प्लॉय किया, फिर 5000 शूज और बढ़ाया, तो 15,000 शूज हम लोग बना पा रहे हैं। अब भाई अभी मुझे एक और ऑर्डर आया 5000 का, तो अब क्या करना चाहिए हेमिल? मुझे हेमिल एक और ऑर्डर आया, नाउ व्हाट? सॉरी, ओके चलो, इट्स ओके। अफान क्या करना चाहिए? अफान जी समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा सवाल पूछा तुम लोगों को मैं। 100 वर्कर्स थे, 8 घंटा काम करता है वर्कर मेरा, 8 घंटा काम करके 5000 शूज बनाना, 4 मशीन को यूज कर रहा हूँ। एक फैक्ट्री है मेरे पास, उस फैक्ट्री के अंदर 4 मशीन है, 100 वर्कर 4 मशीन पे काम करते हैं, 8 घंटे के लिए 5000 जूते बनाते हैं। मुझे ऑर्डर एक्स्ट्रा 5000 का मिला, मैंने क्या किया, 2 शिफ्ट चालू कर दिया, और 5000 का मिला, 15,000 शूज बनाता, मैं 3 शिफ्ट चालू किया, और 5000 का मिला तो क्या करूंगा, चौथा शिफ्ट चालू करूं? नहीं सर। मुस्कान वर्किंग आवर्स, सॉरी, मतलब लेबर्स के वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं। ओके ओके, मुझे फाइन फाइन गाइस, नो प्रॉब्लम। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो मैं और शिफ्ट कहाँ बढ़ाऊंगा? अभी मैक्सिमम शिफ्ट जो मैं बढ़ा सकता था वो 24 आवर्स का था। ये देखो, ये फैक्ट्री और ये मशीन, 4 मशीन, ये मेरा फिक्स कॉस्ट सब है। मशीन
ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। अब अगर मुझे इसके आगे और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। एक नया फैक्ट्री डालकर उधर नए मशीन लाने पड़ेंगे। क्या हो रहा है, एट द स्टार्ट जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, मेरा वर्कर्स, मेरा रॉ मटेरियल, उससे लगने वाला एक्सपेंसेस, ये सब खर्चा बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन कम हुआ मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता है। मतलब 15,000 के बदले अगर मुझे बोला 10,000 बनाना है तो मुझे रॉ मटेरियल 10,000 का ही लगेगा ना अभी, समझा? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है तुम्हारा, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट कमेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन उतना वेरिएबल कॉस्ट। विद एवरी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। फिक्स कॉस्ट मेरा प्रोडक्शन के साथ में चेंज नहीं होता है, ठीक है? The fixed cost will not change as per the productions. Okay, let me give you another example. शायद वो तुमको अच्छे समझ में आए, ठीक है? से एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया फैक्ट्री और मशीन्स का हमने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल लेते तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है? तुम्हारे कॉलेज के अंदर देर आर 1000 स्टूडेंट्स, देर आर 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है? उन 1000 स्टूडेंट्स के लिए देर आर, समझो एग्जाम्पल के लिए 10 क्लासरूम्स, और तुम्हारा कॉलेज वाला रेंट पे करता है। क्या पे कर रहा है? रेंट। रेंट पे करता है, ठीक है? ओके, नाउ जो बिल्डिंग है कॉलेज का, बिल्डिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए काफी है। अगर मेरे कॉलेज में समझो एग्जाम्पल के लिए हम लोग को खर्चा लगता है ऑफ आई वुड से आई कार्ड का खर्चा लगता है, ठीक है? अगर एक आई कार्ड मेरा 10 रुपीज में बनता है तो 1000 स्टूडेंट से आई कार्ड कितने बनेगा? 10,000 में। अगर मेरे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट बढ़कर 10 से 20 हो गया, 1000 से 2000 हो गया, तो मेरा आई कार्ड का खर्चा भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ता जाएगा मेरा आई कार्ड का एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर गिविंग। जितना ज्यादा सर्विस दोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतना कम तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। बट फिक्स कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच डू यू प्रोड्यूस। अब समझो एग्जांपल के लिए जब 4 मशीन था तो 5000 यूनिट मेरा बन रहा, ओके? अगर मैंने 10,000 यूनिट बनाया, वो भी मैंने 4 मशीन पे ही बढ़ाया ना, तो मैं मशीन बढ़ा रहा हूं क्या? नहीं, मैं क्या बढ़ा रहा हूं? मेरा लेबर आज बढ़ा रहा हूं। समझा? तो उसकी कैपेसिटी तक वी कैन यूज दैट, ओके? तो आर वी क्लियर ऑन दिस? फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तुमको ये चीज समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी नाउ। किसी को डाउट है? ओके, गिव मी अ थम्स अप एवरीवन। चलो, नीलेश क्लियर है? एमएल नाइस, सॉम ओके। सर एक बार कॉस्ट और कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस है वो बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ। रुचिता, ओके। उत्कर्ष, तुमको? ओके। मुस्कान? गुड। रिया एंड अफान ऑल गुड? वेरी गुड। सो नाउ दर्शन, तुमने पूछा कॉस्ट और कॉस्टिंग में फर्क क्या है। बच्चों, कॉस्ट मैंने क्या बताया? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज मैंने कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन क्या दिया। कॉस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट बनाने में या एक सर्विस देने में तुमको कितना खर्चा हुआ, ओके? फॉर एग्जाम्पल
अगर हम शर्ट बना रहे हैं, शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, उस शर्ट बनाने में तुमको खर्चा कितना हो रहा है, तो तुमने क्या किया, शर्ट के लिए क्लॉथ लिया, कपड़ा लिया, फिर जो टेलर उसके ऊपर काम कर रहा है वो टेलर का खर्चा, फिर जो उसके ऊपर बटन्स लगे, अंदर का जो तुमको मटेरियल लगा, थ्रेड लगा, वो सब खर्चा मिलाकर उसको आयनिंग करके प्रेस करके पैक करने तक का खर्चा, ये सारा खर्चा जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉस्ट। टू फाइंड आउट व्हाट इज एग्जैक्टली दी कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड कॉस्टिंग क्या होता है, ये कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट इज योर कॉस्टिंग। तो रिकॉर्डिंग वाला जो पार्ट है उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। जो असर्टन करना है, फाइंड आउट करना है, वो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, तुमने जो अकाउंटिंग पार्ट है कॉस्ट का, जो कॉस्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट को जो अकाउंटिंग करेंगे, द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, यहाँ पर 3 वेरिएबल कॉस्ट के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, मटेरियल्स, लेबर्स एंड ओवरहेड्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाते हैं कि मटेरियल क्या होता है, मटेरियल में क्या क्या चीज आता है, लेबर में क्या क्या चीज आएगा, और ओवरहेड्स में क्या क्या चीज आएगा, 3 चीज में आता है, ठीक है। मटेरियल्स पहले बात करते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आता है तुम्हारा एक तो रॉ मटेरियल्स, जिसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग का रॉ मटेरियल है। जैसे अगर तुम शुगर बना रहे हो या गुड़ बना रहे हो, उसका रॉ मटेरियल क्या है, ऑफकोर्स शुगर केन, शुगर केन, ऑफकोर्स, या ट्रू, दैट इज द रॉ मटेरियल, बराबर ना। ओके, अभी अगर तुम कार बना रहे हो तो कार में एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल नहीं लगता है, कार में तुमको स्टील लगेगा कार का पूरा कवर बनाने के लिए, बराबर है, बॉडी बनाने के लिए। कार में इंजन लगेगा, वो भी उसका रॉ मटेरियल है। स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, वो भी रॉ मटेरियल है। तो ये सारी चीजें रॉ मटेरियल के अंदर आती है, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी आते हैं, मटेरियल कभी कभी इनडायरेक्ट भी होते हैं, जिसको हम लोग एडिटिव भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐड करते हैं, एडिटिव्स, ठीक है। जैसे से शुगर जो हम लोग मैन्युफैक्चर में, वहां पर शुगर पे आते हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या हम लोगों ने बोला, शुगर केन, वो उसका रॉ मटेरियल। लेकिन शुगर केन को से जो रस निकलता है, उसके बाद में फॉर्म जाकर एंड देन कम टू शुगर, लेकिन उसकी प्रोसेस करने के लिए कुछ तुमको ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। जैसे आई हैव हर्ड के शुगर्स के लिए लाइम यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट बिकम्स द एडिटिव्स, जो एक्स्ट्रा तुम उसमें ऐड करोगे तुम्हारे रॉ मटेरियल के अंदर। और इसमें एक चीज आता है, आई वुड से, जो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं बाहर से डायरेक्टली, इसमें जैसे एग्जांपल कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, कार तो स्पेयर पार्ट्स होते हैं कार के, टायर, कार का टायर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि तुम जो कंपनी कार मैन्युफैक्चर कर रही हो टायर भी मैन्युफैक्चर कर रही हो। फॉर एग्जांपल इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग कार, मारुति का कार में मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैं मारुति कंपनी, मारुति सुजुकी का मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि उसका टायर भी मारुति सुजुकी का ही होगा। कभी कभी टायर एमआरएफ का होता है, मिशलिन का होता है, समझा ना, टायर अलग होता है। तो ऑलरेडी किसी ने मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें मटेरियल्स के अंदर काउंट होती है, ओके। समझा मटेरियल में क्या क्या आता है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड, जो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा लेबर। अभी लेबर मतलब क्या, देखो लेबरर और लेबर फर्क है। लेबर इज काउंटेड इन टाइम, इन आवर्स, कितना टाइम देते हो, दैट इज लेबर, नॉट इन द नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स आर आल्सो मतलब इंपॉर्टेंट, बट कितना टाइम लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर एग्जांपल लिया 100 वर्कर्स फॉर 8 आवर्स, सो लेबर कितना है यहाँ पे, लेबर इज 800 आवर्स। समझा क्या फर्क है, 100 वर्कर्स वर्किंग फॉर 8 आवर्स, तो इन ऑल हम लोग ने 800 घंटे का काम लिया है, समझा, ओके।
दैट इज लेबर, एंड द थर्ड इज ओवरहेड, या तो हम लोग इसको बोलते हैं तुम्हारा एक्सपेंसेस, ये हमारा हो जाता है इसके अंदर हमारा ओवरहेड्स। इसके अंदर ओवरहेड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। अभी रॉ मटेरियल के अंदर क्या हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एडिटिव्स या ऐसा कुछ हो सकता है, या तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है। लेबर के अंदर ऑल्सो देयर कैन बी डायरेक्ट लेबर, देयर कैन बी इनडायरेक्ट लेबर। सेम ओवरहेड्स के अंदर भी ऑल्सो देयर कैन बी डायरेक्ट ओवरहेड्स एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मेन फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? हर जगह डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, डायरेक्ट ओवरहेड्स इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हो सकता है, बट व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? इसका क्या मतलब हुआ? You're going to hear this term very frequently while we'll be costing solve करेंगे हम लोग, तब तुम ये बहुत सुनोगे, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स। सो व्हाट आर डायरेक्ट मटेरियल्स, व्हाट आर इनडायरेक्ट मटेरियल्स? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मेन फर्क क्या है? एनी इनपुट? किसको ट्राई करना है? इनडायरेक्ट मटेरियल, हाँ बोलो मुस्कान। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब किसी और ने ऑलरेडी फिनिश किया है, हम उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स जैसे आपने बोला। You can say that, okay। और एमएल कुछ बोल रहा था? सर, money that is spent on building एक जो मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसको डायरेक्ट ओवरहेड बोलेंगे, और उसका जो सैंड वगैरह हुआ तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में काउंट करेंगे। ओके, मैं तुमको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एंड आई गेस दिस माइट क्लियर योर डाउट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो भी चीज मेरा प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो भी चीज विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू प्रोडक्शन, इट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट ओवरहेड्स, या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो इनडायरेक्ट है। इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन इट इज डायरेक्ट, रिलेटेड है तो डायरेक्ट है, अगर नॉट रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट है। सर नहीं समझ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? रिलेटेड डायरेक्ट, नॉट रिलेटेड इनडायरेक्ट, मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल है, ठीक है। अभी अगर हम लोग से शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ठीक है। शुगर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, शुगर केन, बराबर। मुझे लेबर लगेगा जो मेरे फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो फैक्ट्री वेजेस या फैक्ट्री का लेबर, बराबर। मुझे ओवरहेड्स लग रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्री के खर्चे मेरे, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का हो गया, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के दिया है मुझे, फैक्ट्री का अलग अलग लगने वाला खर्चा, ये सब मेरा आ गया प्रोडक्शन से। इनके बिना प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम डूइंग बिजनेस, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इसे मार्केट में बेचना है, बराबर। अगर मार्केट में बेचना है तो मुझे बिजनेस को प्रोडक्शन करने के साथ साथ मैनेज भी करना है ना भैया। आई हैव टू मैनेज द बिजनेस एज वेल। और उस मैनेजमेंट के अंदर मैं ऑफिस चला रहा हूं बिजनेस का, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है मेरे बिजनेस का, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। मुझे इस गुड्स को, जो मैंने प्रोडक्शन किया शुगर का, इस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना पड़ेगा, तो वहां पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा हो रहा है। तो जो प्रोडक्शन जो खर्चा है रिलेटेड टू मैनेजमेंट, दैट इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, दीज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब ये खर्चा नहीं भी हुआ तो भी प्रोडक्शन होगा, समझा? अगर ऑफिस का खर्चा नहीं भी हुआ तो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो सकता है,
लेकिन वो जरूरी खर्चा है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फैक्ट्री में मैंने प्रोडक्शन किया है उसको बेचना तो है मार्केट में। ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी इनडायरेक्ट। समझा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, क्लियर है क्या? पक्का? Okay, now let's go back from the start and see if there's anything that you guys want to ask. तो स्टार्टिंग पे हम लोग ने किया 3 अकाउंट्स देखे, एफए, कॉस्ट और एमए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी कोई बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के में डील करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है या प्रोडक्शन करता है, उस बिजनेस को कॉस्ट, वो बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्यों है? टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग द सर्विसेज। किसी गुड्स को बनाने का कॉस्ट क्या है या किसी सर्विस को रेंडर करने का कॉस्ट क्या है। टू फाइंड आउट दैट कॉस्ट और उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, देन यू हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल करना मतलब क्या है? तुमको कॉस्ट यूज कर, देखो एक बात सुनो, एफए के अंदर अगर तुमको दिया मटेरियल्स, एफए में तुमको दिया मटेरियल्स, तुमने वो मटेरियल कितने में परचेज किया वो रिकॉर्ड करोगे, तुमने वो मटेरियल कितना यूज किया वो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन उस मटेरियल का अलोकेशन कहां कहां हुआ है वो एफए में रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल मतलब बताता हूं, समझो। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑयल, okay, let me come here now, I'll come here, see, if you are manufacturing oil, से हम लोग कोकोनट ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऑयल कैसे मैन्युफैक्चर होता है पता है तुमको? इसका रॉ मटेरियल पीनट्स। I will use the example of coconut. इसका रॉ मटेरियल क्या रहेगा मेरा? जैसे खोबरा बोलते हैं हम लोग इसको, you know what is खोबरा? कोकोनट जो होता है, कोकोनट का जो हम लोग होता है, ठीक है, तो दैट्स योर रॉ मटेरियल, कोबरा, बराबर। अब एफए में तुमको बताएगा कि तुमने कोकोनट परचेस किया, रॉ मटेरियल परचेस किया। कॉस्टिंग में तुमको बताएगा कि ये जो तुमने रॉ मटेरियल कोकोनट परचेस किया, इसका तुम क्या कर रहे हो। तो कॉस्टिंग में तुमको क्या करेंगे, तुमको आगे सीखने मिलेगा ये, उसका पूरा प्रोसेस वाइज कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब कोबरा लाया, पहला प्रोसेस हुआ क्रशिंग प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस हुआ फिल्टरिंग प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस हुआ रिफाइनिंग प्रोसेस। मतलब तुमने कोबरा क्रश किया, क्रश करके जो ऑयल निकला उस ऑयल को तुमने क्या किया, फिल्टर किया, फिल्टर करके उसके अंदर जो कचरा था वो सब साइड में हो गया, कचरा निकालने का तुमने क्या किया, उस ऑयल का रिफाइनिंग किया। तो कॉस्टिंग तुमको बताता है कि जो तुमने खर्चा किया है, जो तुम्हारा मटेरियल यूज हुआ है, वो कौन से स्टेप में कहां कितना यूज होते हुए आ रहा है। तो व्हेन यू आर कमिंग टू अ फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो कॉस्ट तुमको कैसे कैसे आया, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। समझा? क्लियर? वैसे डाउट है बेटा? ओके, यू लुक कंफ्यूज, पक्का ना? ओके, रिया, ऑल क्लियर? चलो बढ़िया। So coming back here again, कॉस्ट क्या होता है हमने देखा। मैंने क्या बताया, कोई भी बिजनेस करता क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब गुड्स को परचेस कर रहा है, बेच रहा है, या गुड्स को प्रोड्यूस करके बेच रहा है, या सर्विसेज दे रहा है, या प्रोफेशनल, उसका मेन एम क्या है? मेन एम क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट। बिजनेस का मेन एम है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट क्या है? इट इज नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट। तो ये कॉस्ट को फाइंड आउट करना, ये कॉस्ट के ऊपर काम करना, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्टिंग मैंने क्या बताया क्या होता है, ये कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है, इस कॉस्टिंग, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड करना जो कॉस्ट मैन वर्क वाले फैक्ट्री मैनेजर है उनके काम में है, विल बी एबल टू यूज इट। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? यू आइडेंटिफाई अ कॉस्ट, उसको एनालाइज करते हो,
यू मेक कॉस्टिंग डिसीजंस, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। अगर तुम्हारा डिसीजंस वेरिएबल है, मतलब काम नहीं कर रहा है, जो तुमने प्लान किया वैसा रिजल्ट नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल कम हेड एंड मेक सम अदर प्लान, उसको रेक्टिफाई करो। कंपेयर करने के बाद में जो प्लान था और जो एक्चुअल है उसको कंपेयर करके बाद में तुम उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है, हम लोग ने वो डिस्कस किया। जैसे मैंने बताया वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हु इज गोइंग टू टेल मी? आज मुझे नीलेश कितने बोला, नीलेश व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? नीलेश बोलो। Variable cost increase with production and decrease with नहीं, decrease मेरा in आवाज production. बहुत लो है। इट्स ओके, चलो इट्स ओके, जाने दो, कोई बात नहीं। हु इज हियर मोर? बोलना रुचिता, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज करता है। सॉरी आई कैन नॉट हियर यू अगेन। आपको मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ, ऑलराइट, सो आई टेल यू दैट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो तुम्हारा प्रोडक्शन के साथ में चेंज होगा, है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। जो कॉस्ट मेरा प्रोडक्शन के साथ में चेंज होता जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, जो फिक्स है, दैट इज माय फिक्स कॉस्ट, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था शूज के प्रोडक्शन के बारे में कि 100 वर्कर्स अगर 8 घंटे काम करते हैं 5000 शूज बनाते हैं। अगर तुमको 10,000 बनाना है तो तुम क्या करोगे, और 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय करोगे फॉर मोर 8 आवर्स, 2 शिफ्ट चालू किया और 100 इंक्रीज किया, तो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तुमको वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ रहा है, फिक्स कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। देन हम लोग ने डिस्कस किया मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के बारे में। फिर तुमको पूछा उसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होता है, देन वी लर्न व्हाट इज डायरेक्ट इंडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो तुम्हारे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब वो खर्चा, वो एक्सपेंस, वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, एसेंशियल है। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेवेंट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिस का खर्चा भी इंपॉर्टेंट है, सेलिंग का खर्चा भी इंपॉर्टेंट है। जो प्रोड्यूस किया उसको बेचने के लिए तुमको लगेगा, और जो बेचा है उसको मैनेज करने के लिए तुमको लगेगा। यू हैव टू मेक पेमेंट्स, यू हैव टू टेक पेमेंट्स, ऑफिस का खर्चा रहेगा इंपॉर्टेंट, बट वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, उसके बिना भी प्रोडक्शन हो सकता है। तो दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर मैं तुमको बताया एग्जैक्टली अभी लास्ट में क्या व्हाट इज एफए और कॉस्टिंग में मेन फर्क क्या होता है। एफए तुमको बताएगा कि इतना खर्चा हुआ है, कॉस्ट बताएगा कि इतना खर्च का ब्रेकअप क्या क्या है, कहाँ कहाँ तुमने खर्चा किया, ठीक है। दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। So we'll just go through this, the notes that you'll be getting today. So here they have given the classification of cost. I'll just go through it roughly. हम लोग ऊपर चलते हैं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन वो लोग ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस के हिसाब से देखते हैं। तो एक कॉस्ट वो लोग ने बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड सेकेंड बोला है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ओके, नाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है कि जो कॉस्ट पे तुमने एसेट को परचेज किया है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। ओके, मतलब क्या? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेन फर्क क्या है? आई टेल यू, कम हियर। हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तुमको इसका मतलब खुद से समझ जाएगा। हिस्टोरिकल क्या होता है? हिस्टोरिकल मतलब क्या? समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। समझा क्या? जो ऑलरेडी हो गया, दैट इज हिस्टोरिकल। सो एग्जाम्पल के लिए आई हैव परचेज्ड दिस पेन, फॉर एग्जाम्पल पेन इज परचेज्ड फॉर समथिंग 10,000, सो आई हैव परचेज्ड इट ऑलरेडी। मैंने परचेज कर लिया, उसके बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूं, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, इज ऑलरेडी डन। प्री डिटरमाइंड क्या होता है?
तुमने अब तक इसको इनकर किया नहीं है। नाम समझो ना, प्री डिटरमाइंड। प्री मतलब क्या? पहले। तो होने से पहले, एक्सपेंसेस होने से पहले तुमने डिटरमाइन किया कि भाई इतना एक्सपेंस हो सकता है। ओके, दैट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। इसको हम लोग फ्यूचर कॉस्ट भी बोलते हैं। ओके, अभी इसके अंदर भी इन्होंने दो पार्ट क्या दिया प्री डिटरमाइंड के अंदर, एक बोला है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक बोला है एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी शू मेकिंग कंपनी है, तो ऑन अ स्टैंडर्ड रेट हमारे बाकी जो कंपटीशन है या हमारा जो मार्केट जो है, शू मेकिंग मार्केट जो है, उसके अंदर स्टैंडर्ड रेट एक शू बनने में एग्जांपल के लिए 250 रुपीज लगते हैं। स्टैंडर्ड है, मार्केट का स्टैंडर्ड रेट है कितना? 250। समझा क्या? नाम समझो ना, स्टैंडर्ड मतलब क्या है? अब पर्टिकुलर लेवल है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, मार्केट का क्या स्टैंडर्ड है? 250। तो भाई ये स्टैंडर्ड है, तो हमारा अजम्पशन है कि मार्केट में 250 लग रहा है तो अपना भी 250 हो सकता है। बट वी आर डिसाइडिंग टू एड ऑन समथिंग एक्स्ट्रा टू आवर शूज। हम लोग उसके अंदर लेस के अंदर समझो ग्लिटर डाल रहे हैं, या शू के अंदर चेन यूज कर रहे हैं, या वेलक्रो को ऐड कर रहे हैं चेन के साथ में। वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, और उसके वजह से या मार्केट के चेंजेस की वजह से हमें एस्टिमेशन है कि हमारा कॉस्ट 270 हो सकता है। समझा? ये स्टैंडर्ड है। ये मार्केट में 250 में शूज बन जाता है, स्टैंडर्ड रेट चल रहा है। लेकिन मार्केट के चेंजेस के हिसाब से या फैशन चेंजेस के हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रहेगा? 270। लेकिन जब एक्चुअली में शूज बनाया तो शूज हमको बना 265 में। ये बनने के बाद पता चला ना, एक्चुअल कॉस्ट मेरा इज माय हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझा? स्टैंडर्ड एस्टिमेट एक्चुअल क्या होता है? समझा? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट क्या होता है? किसी को नहीं समझा है क्या बच्चों? रिया समझा? शाबाश, ऑलराइट। रुचिता, मुस्कान, दर्शनी समझा है? उत्कर्षा, ओके। और यहाँ पे कौन कौन है? नीलेश, हेमल, सोहम, वेरी गुड, चलो शाबाश। ओके, नाउ सेकंड ये लोग ने लिया कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी क्लासिफिकेशन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। तो अब मैनेजमेंट के डिसीजन के हिसाब से हमको कॉस्ट कौन से आते हैं? तो पहले लोग ने बताया मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सेकेंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट और चौथा इम्प्यूटेड कॉस्ट। ओके, नाउ लेट अस कम अप, अच्छा और भी आगे है, सॉरी। देन यू हैव योर sunk cost, controllable cost, relevant cost, normal cost, abnormal cost, avoidable cost, unavoidable cost, differential cost. Oh god, so there are like 12 more costs coming to it. चलो, very good. So we'll just go through it. पहला वाला हम लोग देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 यूनिट्स बनाए, 100 यूनिट बनाने का मुझे अब तक का खर्चा आया 2000। 100 यूनिट्स बनाने का अब तक का खर्चा मेरे को कितना आया? 2000 आया। मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा 1 यूनिट और बढ़ाया, मेरा टोटल प्रोडक्शन हो गया 101। और 101 यूनिट बनाने के लिए मुझे खर्चा हो गया 2040। तो ये एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो एडिशनल खर्चा मेरा हुआ, एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो एडिशनल एक्सपेंस मेरा हुआ, दिस एडिशनल कॉस्ट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। समझा क्या? दिस इज माय टोटल कॉस्ट 2040। टोटल प्रोडक्शन के लिए टोटल कॉस्ट 2040। पहले 100 था तो 2000 खर्चा हुआ,
101 बनाया तो अभी खर्चा कितना बता रहा है 2040, तो एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ है 40। द एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज माय मार्जिनल कॉस्ट। समझा मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? ओके शाबाश, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नो I'll write it here. ये हम लोग ने पहले देखा मार्जिनल कॉस्ट। Now we'll look at opportunity cost. See, I'm explaining this to you. इसको पढ़ना तुम्हारा काम है। Okay? So once you have the notes again, you have to go through it. ठीक है? Opportunity cost क्या होता है? समझो एग्जाम्पल के लिए I have a piece of land. ये लैंड, मेरे पास ये लैंड को लेकर दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने लैंड पे एक इंडस्ट्री चालू करूं, या तो मेरे लैंड पे मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूं। मुझे पता है कि अगर मैं इंडस्ट्री करता हूं तो मुझे इससे 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। कितने रुपए मिल सकते हैं? 1 लाख रुपीज, एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर करूंगा तो आई गेट ओनली 80,000 रुपीज। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन मेरा क्या है? 80,000 है। समझ रहा है क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में? देयर इज अ पीस ऑफ लैंड विथ मी, इस लैंड में या तो मैं इंडस्ट्री करूं या तो एग्रीकल्चर करूं। अगर मैं इंडस्ट्री का काम करता हूं 1 लाख रुपए मिलेगा, अगर एग्रीकल्चर किया तो 80,000 मिलेगा। आई विल गो विद इंडस्ट्री, आई एम नॉट गोइंग विद एग्रीकल्चर। तो ये जो 80,000 आई हैव लॉस, 80,000 जो मैंने नहीं यूटिलाइज किया, दिस 80,000 इज कॉल्ड माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझा? If I'm picking up industry, my opportunity cost is 80,000. If I'm picking agriculture, my opportunity cost is 1 lakh. Okay? ये मिल समझा नहीं समझा? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल बात बता रहा हूं। लैंड है, इस लैंड से या तो तुम इंडस्ट्री खड़ी करो या इस लैंड पे तुम एग्रीकल्चर करो। अगर तुम इंडस्ट्री कर रहे हो तो तुम्हें इनकम कितना मिलेगा? 1 लाख का इनकम मिलेगा। अगर तुम एग्रीकल्चर करो तो इनकम कितना मिल रहा है? 80,000 मिल रहा है। तो तुम स्मार्ट बन गए, तुम बोलते नहीं सर अपन इंडस्ट्री करते हैं, फायदा ज्यादा है। तो यू डिड इंडस्ट्री, योर अर्निंग कितना? 1 लाख, बट यू हैव लेफ्ट द ऑप्शन ऑफ नॉट डूइंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 80,000 जो एग्रीकल्चर से मिलने वाला इनकम था वो तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ओके, क्लियर बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? पक्का? ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? नाम से तुमको समझा रहेगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है। नहीं समझा? यू यूजिंग अ मशीनरी, एक मशीन तुम यूज कर रहे हो, तुमने मशीन परचेज किया था 1 लाख का, तुमने इसको 10 इयर्स के लिए यूज कर लिया। 10 इयर्स यूज करने के बाद में ये मशीन का वैल्यू आज बच रहा है 10,000। अभी 10 इयर्स के बाद तुमको नया मशीन लेना है, तो नया मशीन का कीमत इज 1,50,000। दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट। कितना था मेरा? 1 लाख। यूज कितना किया तुमने उसको? 10 इयर्स के लिए। उसका अभी स्क्रैप वैल्यू कितना बचा है? 10,000। न्यू मशीन का कॉस्ट कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 में से 10,000 तुम्हारा एडजस्ट हो रहा है स्क्रैप में, ये कम हो जाएगा। तो अगर तुमको पुराना मशीन रिप्लेस करना है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना आया? समझ में आ रहा है? नहीं समझा किसी को? मतलब बहुत सिंपल बात की है मैंने। ओके, टेक एन एग्जांपल। तुम्हारा फोन है, ठीक है, अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, तुमको ऑनलाइन लेक्चर्स देने हैं, मतलब तुमको ऑनलाइन लेक्चर में स्टडी करना है, तो नाउ यू नीड अ वेरी गुड फोन जिसका बैटरी बैकअप अच्छा है, जिसका कैमरा अच्छा है, जिसके अंदर साउंड अच्छा मिल रहा है। तुमको ऐसे फोन चाहिए, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? समझो एग्जांपल, तुमने एक फोन देखा जिसकी कीमत 20,000 है, ठीक है, तुम्हारा फोन का कीमत कितना है? 20,000। तो नया फोन तुमको लेना है और तुम्हारा पुराना फोन 5,000 में बिक रहा है, तो तुम क्या करोगे? पुराना फोन एक्सचेंज करोगे 5,000 में, और एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो? 15,000। ठीक है, दैट इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझा?
Okay, pretty good. Nice. Now, next is the imputed cost. So what does imputed cost means? So imputed cost तुम्हारा actual cost नहीं है. Imputed means calculated, ठीक है? So imputed cost क्या होता है? What is imputed cost? So this cost is not your actual cost, but this is just an estimation. या हम लोग ने calculation करके रखा है कि आगे हमको बताने के लिए, decision लेने के लिए हमको मालूम करना था कि भाई कितना. सर एग्जाम्पल के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग विल स्टार्ट अप विद अ न्यू कंपनी. हम लोग नया कुछ प्रोडक्शन चालू करेंगे. विल स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स अगेन. स्मार्टफोन्स बनाते हैं, आजकल डिमांड में चल रहा है. तो स्मार्टफोन्स बनाने के लिए हम लोग नया कंपनी फॉर्म करते हैं. स्मार्टफोन बनाने के लिए हम लोग ने क्या किया, बेटर डिसीजन लेना है कि कैसा करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हमने स्मार्टफोन बनाया तो हमको ये यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब ये स्क्रीन रहेगा, टच स्क्रीन रहेगा, कैमरा रहेगा, क्वालिटी ऐसा रहेगा. ये सारी चीजें हमने डिसाइड. अब तक बनाया क्या, बनाया नहीं है, आइडिया जनरेट हुआ है, लेकिन उसके ऊपर काम करते वक्त वी हैव टू कीप नंबर्स, फिगर्स में बात करना पड़ेगा. तो फॉर दैट जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो फॉर डिसीजन मेकिंग, सो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट या आई वुड से estimation या calculation of cost for decision making is called as your imputed cost. Okay. और I would say कि okay, let me put it this way. Imputed cost का एक और example दिखाऊंगा. For example, अगर तुम नया बिजनेस चालू करने वाला, तुम समझो हम लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं नया, तो अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर तुम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न. ठीक है. तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि चलो एग्जांपल, अगर तुम लोग 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो मैं तुमको ईयरली उसके ऊपर 5% का रिटर्न दूंगा. 10 लाख में 5% एग्जाम्पल है सर. ऐसा मतलब सर क्या सर 10 लाख में 5% दे रहे हो? तो दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. That means I'll be giving a return of 50,000. So I'm calculating it well in advance. तुमको प्रपोज करने से पहले तुमको बता रहा हूँ कि तुम लोग ये चीज के ऊपर तुम इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न मिल सकता है. या फिर ये भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल ये भी अच्छा है उसका. अगर तुम एक खुद के घर में रहते हो, तुम्हारा खुद का घर है, ठीक है. अब कंपनी या तो तुमको जब टैक्स भरना होता है तो तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है, जब तुम खुद के घर में रहते हो, उस घर को हम लोग बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड. ओके. और तुम्हारा दूसरा घर है जिसमें तुम लोग रह नहीं रहे हो, वो घर तुमने किसी और को भाड़े पे दिया है, उसको बोलते हैं लेट आउट. एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट. अब टैक्स भरने के टाइम पे जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, इससे तुमको इनकम आएगा ना, इस पर टैक्स भरना पड़ेगा. तुम क्या करते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो घर है उसके ऊपर भी तुम्हारा खर्चा पकड़ते हो. तुम लोग ऐसा बताते हो कि अगर ये ऑक्यूपाइड नहीं होता तो इसका इतना इतना रेंट हो सकता था. एक्चुअली तुम वो रेंट पे कर रहे हो क्या? नहीं, बट तुम अज्यूम करके बता रहे हो भाई अगर ये मैं ऑक्यूपाई नहीं करता तो मुझे भी इसका रेंट भरना पड़ता था. समझा क्या? यहाँ पे अजम्पशन जो है वो तुम्हारा इम्प्यूटेड कॉस्ट है. आर वी क्लियर ऑन दिस? इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? थोड़ा सा आगे और, sunk cost. ओके. सो sunk cost बेसिकली क्या होता है? I would say sunk का मतलब क्या है? sunk, anyone what does sunk means? डूबना. sunk मतलब कोई चीज डूबा हुआ है. is a past tense of sink. sink मतलब डूबना, उसका past tense होता है, past tense होता है sunk. so sunk cost बेसिकली तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर एसेट में तुमने पैसा लगा दिया. जैसे मशीनरी, तुमने मशीन में जो पैसा लगा दिया, दैट इज योर sunk cost. ठीक है, दैट इज योर sunk cost. एंड
ये तुम्हारे फिक्स कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से संक कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट के ऊपर नो इम्पैक्ट, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, संक कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। यू नो व्हाट इज, अब समझा संक कॉस्ट क्या होता है? ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट। ओके, नाम से समझो, कंट्रोलेबल मतलब क्या होता है? जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। नाउ इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, तुमने ब्रांच अकाउंटिंग किया है ना, ब्रांच अकाउंटिंग किया तुमने, बराबर? जिसने नहीं किया इट्स ओके, आई टेल यू ब्रांच मतलब क्या होता है। इसलिए अपने लोग एग्जांपल दिया ब्रांच के बारे में। ओके, इसके अंदर एक होता है हेड ऑफिस जो मेन है, और हेड ऑफिस के अंडर में आते हैं डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं। अभी हेड ऑफिस जो खर्चा करेगा ब्रांच के लिए वो हेड ऑफिस कंट्रोल कर सकता है, दैट इज कंट्रोलेबल। लेकिन ब्रांच जो अपने जगह पे खर्चा कर रहा है वो हेड ऑफिस कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मुझे तुम लोगों को एक्सपेंसेस देना है स्टाफ कंट्रोल, मैं सबको 1000 रुपीज खर्चा करने दे रहा हूँ, वो 1000 रुपीज तुम कहाँ खर्चा कर रहे हो, तो उसका कंट्रोल मेरे से हटके तुम्हारे पास आ जाता है। तो एज ऑफ नाउ मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता, ठीक है, दैट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अभी एक और चीज का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कंट्रोलेबल का, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। समझो आप लोग के कंपनी में डिपार्टमेंट है, एक हमारा कंपनी का मैनेजमेंट है और हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी रेंट जो है फॉर फैक्ट्री, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? फैक्ट्री का रेंट किसके लिए कंट्रोलेबल है, किसके लिए नहीं है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इस पर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं है। प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट का काम नहीं है फैक्ट्री का रेंट डिसाइड करना। रेंट कौन फिक्स कर रहा है? मैनेजमेंट। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट खाली प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, रॉ मटेरियल लाएगा, लेबर को यूज करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। कितना रेंट भरना है कितना नहीं भरना है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है। समझा? तो इसके लिए कंट्रोलेबल नहीं है, इसके लिए कंट्रोलेबल है, मतलब मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलेबल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलेबल नहीं है। समझा? ओके, आ गया। ओके, कंट्रोलेबल हो गया। उसके बाद में रिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज रिलेवेंट मींस? रिलेवेंस मतलब क्या होता है? रिलेवेंस मतलब क्या? अनम्यूट करके बोलो। रिलेटेड। कोई नहीं सुना नहीं है, कभी सुनता है? सुना नहीं, दैट इज इररिलेवेंट, छोड़ दो उसको। रिलेटेड। Okay, I'll come back here. I'll start. Connected. Relevant मतलब या relevance cost मतलब क्या होता है? When a particular thing is relevant to something, मतलब वो किसी से related है। When you're talking about a particular cost, that is called as a relevant cost. Cost for a particular purpose or a particular situation, इसके relevant होगा, वरना relevant नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बहुत ऐसे example दिया है। They have talked about depreciation.
दे हैव टॉक्ड अबाउट डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की हम लोग जब बात करते हैं तो व्हेन आई एम मेकिंग अ सेल, अगर मैं उस एसेट को सेल कर रहा हूं, इफ आई एम सेलिंग एन एसेट, तो सेल करते वक्त में डेप्रिसिएशन इज रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, मैं एसेट का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। लेकिन जब एसेट को रिप्लेस करना होता है तब डेप्रिसिएशन इज इररिलेवेंट। जब एसेट को रिप्लेसमेंट का बात आएगा तो डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है कि अब तक कितना यूज किया कितना नहीं किया, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, यहाँ पर वो रिलेवेंट नहीं है। बट एसेट जब तुम सेल कर रहे हो तब यहाँ पर तुम्हारा डेप्रिसिएशन रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है, दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट। देन देयर इज नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नाम से समझ लो नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, जो नॉर्मल सिचुएशंस में अराइज होते हैं, जैसे मटेरियल के लिए खर्चा किया, लेबर के लिए खर्चा किया, ओवरहेड से रेंट पे किया, ये सब नॉर्मल कॉस्ट है। ये नॉर्मल ऑर्डिनरी सिचुएशन में कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। नेक्स्ट होता है एबनॉर्मल कॉस्ट, मतलब ये स्पेशल कंडीशन में हुआ, नॉर्मली ये खर्चा नहीं होता है, लेकिन अब स्पेशल कंडीशन है तो ये कॉस्ट हमारे को हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अबनॉर्मल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। हमारा एग्जांपल क्या था, 100 वर्कर्स 8 घंटा काम करके 5000 मतलब 800 आवर्स ऑफ लेबर लग रहा है, तो ये मेरा नॉर्मल कॉस्ट है। इसको मैं इनटू पर आवर का वेज रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट माय नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन क्या हो गया, ड्यू टू हेवी रेन्स या तो ड्यू टू सम अनफोर्सीन कैलामिटी या कंडीशन, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तो जो मेरा लेबर 8 घंटा कर रहा था उस लेबर को 10 घंटा काम करना पड़ा, 2 घंटे के लिए मशीन बनता, तो वो 2 आवर्स जो मेरा वेस्ट हो गया मशीन बंद होने की वजह से, ये 2 आवर्स का जो कॉस्ट है दैट इज माय एबनॉर्मल कॉस्ट। समझा क्या, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, 10,000 आवर्स हो गया ना, नॉर्मली 800 आवर्स लगता था, अभी 1000 आवर्स लग गया, एक्स्ट्रा कितना आवर्स गया, तो 200 घंटा जो मेरा एक्स्ट्रा गया ड्यू टू मशीन का ब्रेक डाउन, मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो मेरा 200 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, दिस 200 आवर्स इज माय abnormal cost। समझा नॉर्मल कॉस्ट abnormal कॉस्ट, समझा क्या, नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, abnormal कॉस्ट क्या होता है, ओके। देन नेक्स्ट इज, sorry let me come back here, okay, avoidable cost, अवॉइडेबल कॉस्ट, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट, और जिसको अवॉइड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल, अब हम लोग जब ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ऑयल मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत सा ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है। स्पिल मतलब क्या होता है, गिर जाएगा ना, ऑयल है ना, इट्स लिक्विड इन फॉर्म, तो ड्रम्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेकर गया तो वो स्पिल हो सकता है ना ऑयल तुम्हारा। समझो अगर तुमने फिल्टर प्रोसेस के अंदर तुमने 1000 लीटर्स ऑयल डाला, तो वो फिल्टर होने के बाद में 1000 लीटर्स बाहर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ 980 या तो समझो 970 लीटर्स ही बाहर गया, तो 300 लीटर्स जो है, 30 लीटर्स जो तुम्हारा है, उस 30 लीटर्स में से 10 लीटर्स तुमने स्पिल कर दिया। कैरी करते वक्त, ट्रांसफर करते वक्त गिरने से तेल कम हो जाता है, बराबर है। ये कॉस्ट को तुम अवॉइड कर सकते हो कि हाँ ये 10 लीटर्स को मैं स्पिल करने से बचा सकता हूं, दिस इज अवॉइडेबल, आई कैन अवॉइड द स्पिलेज। थोड़ा केयर से करोगे तो यू विल बी एबल टू अवॉइड दैट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अवॉइडेबल कॉस्ट। बट जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो
जिससे तुम एस्केप नहीं हो सकते, वो तुमको करना ही करना है। दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, तुमको करना ही है, देयर इज नो चॉइस। तुमको कॉस्ट को इनकर कर, प्रोडक्शन करना है तो वो कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, मतलब फिल्टर के अंदर तुम कचरा तो निकालना ही है ना तुमको। 1000 लीटर का तुमने मैन्युफैक्चर किया, लेकिन उसके अंदर कचरा तो है, वो कचरा निकालना पड़ेगा। वो कचरा समझो 20 लीटर का है, तो वो अनअवॉइडेबल है, वो निकालना ही है तुमको। बट जो 10 लीटर एक्स्ट्रा स्पिल हो रहा है, उसको तुम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। तो अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट, and I would say the last one we have here is differential cost. जब एक्टिविटी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है, that is called as differential cost. Okay? तो यहां पर देखो, इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में। तो आउटपुट जैसे जैसे मेरा चेंज हो रहा है, यहाँ पर मेरा इनपुट देखो, यहाँ पे लिखा है, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस टेबल टू यू पीपल। ओके, लेट्स टेक दिस। तो पहले तुम्हारा आउटपुट रुपीस में लोग ने दिया है, 1 के हिसाब से है। बेसिक से स्टार्ट है, यहाँ पे डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना है? 30 लाख। या जैसे तुमने आउटपुट बढ़ाया, आउटपुट तुम्हारा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1.20 पर यूनिट के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा डिफरेंस पर यूनिट में कितना आ गया? 20 पैसा पर यूनिट का कॉस्ट डिफरेंस आ गया, जिसके वजह से टोटल कॉस्ट में फर्क कितना आ गया? 5 लाख का। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, अपन दूसरे मेथड से लेते हैं। ठीक है, समझो, आई एम राइटिंग योर डिफरेंशियल कॉस्ट। Let us explain what is differential cost. Okay, समझो 2019 में मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए और 2020 में मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ठीक है, इसके अंदर मुझे जो रॉ मटेरियल लग रहा था वो 100 रुपीज का था। कितने का था? 100 का। लेकिन 2020 में प्राइस बढ़ने की वजह से मेरा रॉ मटेरियल अभी हो गया 105 का। समझा मैं क्या बोला? पर यूनिट का रॉ मटेरियल पहले कितना था? 100 था। मेरा टोटल कॉस्ट 2019 में 100 इंटू 10,000, 10 lakhs। मेरा टोटल कॉस्ट इन 2020 में 105 इंटू 10,000, 10,50,000। ठीक है, तो मेरा डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट का आया 5 रुपीज एंड टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट मेरा हो गया ₹50,000। समझा? जो कॉस्ट में डिफरेंस आया, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। समझा? ओके एवरीवन, आर वी क्लियर ऑन दिस? पक्का? इंडिविजुअली पूछो सबको पहले। नीलेश? Yes, All sir. good? All good. Give me a All thumbs up. Shom? Shom, all good, beta? I am unable to hear you, beta. एक मिनट रुको, let me adjust this. So I'm clear है कि डाउट है कुछ? नहीं, डाउट नहीं है। Okay. रुचिता? शाबाश। उत्कर्षा? दर्शन तुमको? हेमल? रिया? गुड। मुस्कान? ओके, आफान कहाँ चला गया? आफान निकल गया? ठीक है, तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग हमारा लेक्चर यहाँ पे रोकते हैं।
दैट्स द इंट्रोडक्शन टू योर कॉस्ट अकाउंटिंग। कल से हम लोग इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद कॉस्ट शीट। हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट से, ठीक है। तो कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग के अंदर। टुडे फॉर आज तुम्हारे लिए इतना काफी है। एंड आई वुड सजेस्ट टू पीपल कि तुमको जैसे नोट्स मिलता है, just go through the entire notes once and let me know if there is something that I can assist you with. अगर कुछ doubts आते हैं तो bring on the doubts to me and फिर हम लोग डाउट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। So for then today आज के लिए चलते हैं। Bye bye everyone, take care, बाय सर। be safe, bye. बाय।